जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपेश आर्ट्स वाला से। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा जो कि अति महत्वपूर्ण है और जिनकी वजह से ये वीडियो स्टार्ट होगा। और ऐसा कौन सा सदी का महानायक है जो इतना दिमाग को खोल कर रख देता है, इस चीज़ को सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। तो कौन सी है वो लाइन्स? तो लाइन सुनिए। विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। दोस्तों, लाइन्स इतनी गहरी है कि इसे समझने पर आप उस समय की जो कंडीशन है उसे समझ सकते हैं और इसे लड़ने के लिए एक असंख्य अनुभव और एक निर्भीड़ व्यक्ति की ज़रूरत होती है और वही वो लिख सकता है। उस समय में इस चीज़ को लिखा शेतकरी के आसुरी इस ग्रंथ में, जिसकी हम आज पुण्यतिथि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाने वाले हैं, वह है महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने इस पंक्तियों को शेतकरी के आसुरी इस मराठी ग्रंथ में लिखा है, जो कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, मुझे ये बोलने में कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपको सुनने में ज़रूर हुई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैं आगे इसे हिंदी में समझाऊंगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी कि सच एक है और इस सच को कहने के लिए ज्ञानी लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों में से एक तरीका है जो कि है अनुभव, यानी कि जाही बीती सो बाद जाने, यानी कि जो बात जिस पर बीती है वही जान सकता है कि उस पर वो बात किस तरीके से बीती है और क्या बीती है। और जातिवाद एक ऐसा ही सच है, जो कभी नहीं आती उसे जाति कहते हैं। स्वदेश मूवी का ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, जो कि शाहरुख खान की मूवी है। ठीक इसी तरीके के हालात 19वीं सदी के पुणे में थे। सड़कें एक थी लेकिन लोग नहीं। अगर किसी अछूत को रास्ते से चलना हो तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि उनकी परछाई किसी ऊंचे जाति वाले के शरीर के ऊपर ना पड़ जाए। दिन का वो समय जब परछाई लंबी पड़ती थी, तब रास्ते पे चलने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। ऐसे में पिछड़ों को इस समय सड़क से दूर होकर बैठना पड़ता था और उन्हें गले में काला या हाथ में काला धागा पहनकर रखना पड़ता था, क्योंकि हिंदू उन्हें दूर से ही पहचान जाए और उनसे दूर रहे। पैर में झाड़ू बांध के रहे, क्योंकि इनमें उनके पैरों के निशान जो है, उनके पद चिन्ह है, वो सवर्णों को छूने में ना आए, यानी कि उनके कोई भी संपर्क में उनके पद चिन्हों के निशान ना आए, इसलिए उनके कमर में झाड़ू बांध के रखते थे। इन्हीं परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिराव फुले का ज्योतिबा फुले का जन्म एक साधारण माली परिवार में हुआ था। उनके पिता फूल बेचकर अपना घर-बार चलाते थे। एक दिन ज्योतिबा फुले फूल की दुकान पर काम करते हुए उनको जाति व्यवस्था का एहसास हुआ, अपने जाति का एहसास हुआ और पिछड़ेपन का एहसास हुआ। उसके बाद एक दिन मुंशी का काम करने वाला लड़का, उनका मित्र उन्हें शादी का निमंत्रण देता है और ज्योतिबा चले भी जाते हैं। लेकिन ना तो ज्योतिबा को पता था, ना कि उनके मित्र को, कि ब्राह्मणों के विवाह में पिछड़े लोगों का आना मना है और इससे वह दूषित हो सकते हैं। यह तो तब हुआ जब ज्योतिबा फुले शादी में थे, उनकी बारात में जो उनके मित्र थे, तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर बोला, अरे यह शूद्र व्यक्ति, इसे यहाँ किसने आने दिया? देखते देखते हंगामा खड़ा हुआ और ज्योतिबा को शादी से बाहर तक कर दिया गया। बच्चे का मन था इस घटना से वो गहरा चुटिल हुआ, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि जातिवाद की असलियत क्या है और जातिवाद से लड़ने का एकमात्र मार्ग कौन सा हो सकता है। उन्होंने खूब सोचा। उसके बाद उन्हें लगा कि जातिवाद को लड़ने का और इसे समाप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा। उन्होंने शिक्षा का इसे मार्ग बनाया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसकी शुरुआत क्यों ना अपने घर से की जाए, तभी तो समाज में इसका असर पहुँचेगा। उन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की और दिन भर काम करने के बाद वह रात्रि को अपनी पत्नी यानी कि सावित्रीबाई फुले को शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें पढ़ाते थे। आगे चलकर ज्योतिबा फुले ने 1848 में बुधवार पेट के पुणे में भीलवाड़ा में लड़कियों की पहली स्कूल खोली और महज 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने बतौर शिक्षिका वहाँ पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में सिर्फ 9 लड़कियाँ वहाँ पर आने के लिए राजी हुई। बाद में ये संख्या धीरे धीरे बढ़कर 25 हुई। 1851 में उन्होंने लगभग 3 स्कूल खोले
और इन 3 स्कूलों में लगभग पूरी संख्या 150 तक थी। लेकिन एक पिछड़ी जाति की महिला खुद पढ़े और दूसरे पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी पढ़ाए, ये धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। साम दाम दंड भेद सभी चीज़ें आजमाई गई और इसे रोकने का पूरा प्रयत्न किया गया। धर्म के ठेकेदारों ने इसकी शुरुआत ज्योतिबा के घर से की। उन्होंने ज्योतिबा के पिता यानी कि गोविंदराव को धमकाया और उन्हें कहा कि आपका लड़का एक जाति व्यवस्था के नियमों को तोड़कर यह कार्य कर रहा है और पिछड़ी जातियों को इस तरह का कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें इस पर प्रतिबंध है। ज्योतिबा के पिता ने ज्योतिबा को और समझाया कि यह सब छोड़ दे और अपने काम में लग जाए, लेकिन ज्योतिबा नहीं माने और इस ना मानने की वजह से उन्होंने गोविंदराव ने ज्योतिबा को उन्हें अपने घर से निकाल दिया और उनकी पत्नी को भी। लेकिन ज्योतिबा यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने अपना कार्य है जो जारी रखा। उस दौर में राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र जैसे लोग शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन जो कि उच्च में पास शिक्षा के संसाधन थे, इसीलिए पहले शिक्षा पर उन्हीं का अधिकार था। समाज सुधारकों का ये मानना था कि उच्च वर्णीय लोगों से रिश्कर ये शिक्षा का जो प्रसार है वो नीचे वाले लोगों तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन समाज सुधारकों का ये मानना गलत हुआ, क्योंकि उनका जो कार्य था वो उन्हें गुलाम बनाकर रखना था और इसीलिए वह शिक्षा भी उन्हें प्रदान नहीं करना चाहते थे। इसी दौर में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था शूद्रों अति शूद्रों को इस दौर में उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाना और पंडित पुजारियों को और जो कि मूर्ति पूजा और कई ऐसे कर्मकांडों को विरोध करना था। सत्यशोधक समाज की शाखाएं पुणे के गांव और कस्बों में खुली गई। देखते देखते 1 दशक तक इसका प्रसार हुआ और पुणे में एक नई क्रांति का प्रज्वलन हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। मैं दीपेश आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।